हेलो बच्चों, आज हम आपको किडनी की फंक्शनिंग बताने वाले हैं। उस दिन हमने हार्ट की फंक्शनिंग बताई थी। आज आपके सामने किडनी का स्ट्रक्चर बना है नेफ्रॉन, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। आपको पता है जैसे कि किडनी आपकी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे कि हार्ट होता है वैसे किडनी एक्सक्रीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्सर्जन के लिए। उत्सर्जी अंग महत्वपूर्ण आपके लिए वृक्क हो जाता है, जिसको आप किडनी बोलते हैं। और वृक्क में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो कि किडनी का भाग है। किडनी में एक तो है कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। तो मेडुला को जो पार्ट है, मेडुला में ये आपके बहुत सारे ऐसे मिलियंस में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन ही मेन जो किडनी का काम होता है वो नेफ्रॉन ही करते हैं। जो छानने वाला काम होता है वो नेफ्रॉन करते हैं। तो ब्लड जो फिल्टर होता है वो कहाँ पर होता है? आपकी किडनी में होता है। लेकिन ब्लड को अगर आपको ब्लड को शुद्ध करने की बात आएगी तब आप फिर फेफड़ा समझेंगे। तो यहाँ पर ब्लड को छानने वाला काम किडनी में किया जाता है। जैसे कि किडनी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। किडनी का जो डॉक्टर होता है उसको आप नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और किडनी का कलर कैसा होता है? तो किडनी का कलर रेडिश ब्राउन होता है, हल्का भूरे कलर का होता है कलर इसका। इसकी लंबाई लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और इसकी वेट की बात करेंगे, इसकी भार की बात करेंगे तो 120 से 170 ग्राम, आप इसको 150 ग्राम मान सकते हैं। 120 से 170 ग्राम तक किडनी का वेट होता है। फिल्टर कितना करता है? तो एक दिन में 180 लीटर तक फिल्टर करता है। ये सुन करके आपको बड़ा आश्चर्यचकित होना पड़ रहा है कि 180 लीटर एक दिन में छान पा रहा। तो 180 लीटर हम लोग निकालते तो है नहीं, निकालते 1 से 1.5 लीटर ही है। तो 180 लीटर जो ये छानता है और बाद में इसके जो टिब्यूल से वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं इसका। तो 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। पर मिनट में 1100 से 1200 ml छान देता है। इसी को आप फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। इंसेक्ट, अच्छा, अलग अलग जो आपके ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। ऐसे हम लोगों में तो किडनी हो गया, लेकिन जो आपके इंसेक्ट हो जाते हैं, इंसेक्ट आपका एक संघ है। आपके अगर वर्गीकरण का सबसे बड़े संघ की बात की जाएगी तो वो इंसेक्ट का वर्ग है, जिसको आप संघ इसका संघ जो है आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच वगैरह आते हैं। तो इंसेक्ट या फिर कॉकरोच का पूल लिया जाएगा आपसे उत्सर्जी अंग, तो आपको मालपीगियन टिब्यूल टिक करना होगा। मालपीगियन टिब्यूल जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अर्थवर्म जो कि किसानों का मित्र कहा जाता है, आप लोग को बड़े अच्छे से याद है, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी को एकदम पतला बना देता है। इसीलिए आप इसको अर्थवर्म को क्या बोलते हो? यूरिया भी निकालता है, और यूरिया आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की जाएगी तो नेफ्रीडिया इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। फ्लैटवर्म मतलब प्लेटी हेलमिंथिस संघ के जो भी होते हैं, फ्लैटवर्म उसमें आता है। प्लनेरिया वगैरह। प्लनेरिया के बारे में एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा रीजनरेशन की पावर सबसे ज़्यादा प्लनेरिया में होती है। यह हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताएंगे। तो फ्लैटवर्म और प्लनेरिया में किस प्रकार का अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की जाएगी तो आप फ्लेम सेल को टिक करेंगे। फ्लेम सेल को ज्वाला कोशिकाएं भी बोलते हैं। ये आपके खासकर प्लेटी हेलमिंथिस संघ के, अब प्लेटी हेलमिंथिस संघ के कोई भी एग्जांपल आपको दे सकता है। खासकर आप प्लनेरिया को याद रखिएगा, बहुत सारे आते हैं इसमें। जो आपको फ्लैट वर्म आते हैं वो सब इसी में आते हैं, है ना। तो ये आप समझ गए। अब हम चलते हैं आपके, ये आप कॉमन आपने किडनी से संबंधित बातें कर ली। अभी आपके पास जो ये मेन बना है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम जानते हैं। नेफ्रॉन के वैसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपको पता है। इसमें रुधिर को छानने वाला काम है। रुधिर को छानने के लिए इसमें एफरेंट आर्ट्रियोल आती है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि आर्टरी का पार्ट है, ये आर्ट्रियोल आती है और ब्लड को लेकर के आती है। इससे ब्लड आएगा। अब जो ब्लड आएगा तो उसमें ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड, ये सब होते हैं। ये सब आएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको पोडोसाइट बोलते हैं। छोटे छोटे पोर होते हैं और पोर से क्या होगा, यहाँ पर ब्लड छनने लगता है। ब्लड छनने लगेगा, यहाँ पर ब्लड छनने लगेगा। यहाँ पर हाइड्रोलिटिक प्रेशर लगता है, क्योंकि जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है उसका साइज बड़ा होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल का साइज छोटा हो जाता है। इसकी वजह से साइज ज़्यादा है और फिर साइज छोटा है तो प्रेशर बन जाता है, हाइड्रोलिटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाइड्रोलिटिक प्रेशर की वजह से ही इसमें से बहुत सारी चीज़ें छन जाती हैं। लेकिन प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, प्रोटीन छन नहीं पाती और प्रोटीन वापस से फिर से ब्लड में ही रहती हैं। तो ये सब अमीनो एसिड ये भी नहीं छनते हैं। ये सब चीज़ों का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये छन नहीं पाते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें छन जाती हैं। तो बाकी जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गए, सॉल्ट हो गए, ये सब आपके छन जाएंगे। तो आपके नेफ्रॉन का अगर आपसे बात करें, एफरेंट आर्ट्रियोल आती है और यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज बना लेती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इसको आप ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस आपके
नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, वो एफरेंट आर्ट्रियोल जो आर्टरी कैपिलरीज हैं उनको बोलते हैं। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से ही ब्लड छनेगा और इसका जो पहला पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल। पूछा जाता है आपसे बहुत बार कि कप लाइक स्ट्रक्चर, कप के जैसा क्या होता है, तो आप देख पा रहे हैं कप के जैसा संरचना है, इसको आप बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, हिंदी में बोमेन्स संपुट बोलते हैं। ये आपके नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, यहीं पर ब्लड छनना प्रारंभ होता है। और जो आपका सबसे पहला कॉन्वोलेटेड, थोड़ा कॉन्वोलेटेड है, उसको आप पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल बोलते हैं। यहाँ से छनने के बाद में ब्लड में ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं, ग्लूकोज खासकर पीसीटी में छनता है। देखिए हमने यहाँ लिखा है कि रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। मान लीजिए आपसे पीसीटी आपकी खराब हो गई, तो आपकी पीसीटी जब खराब हो जाएगी तो आपके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसको आप ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिया। तो आपके यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपका पीसीटी खराब हो चुका है। पीसीटी खराब हो तो ग्लूकोज को फिर से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, रीअब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज में नहीं डाल पाएगा। यहाँ आप देख पा रहे पीसीटी, देखिए ये पीसीटी से ब्लड रीअब्जॉर्ब करके इसमें ब्लड में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को फिर से डाल दिया जा रहा है किसमें। अगर खराब हो जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगला पार्ट जो आपका डीसीटी है, डीसीटी से पहले लूप ऑफ हेनले आप देख लीजिए, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले हेयर पिन लाइक, जो लड़कियां हेयर पिन लगाती है ना उसके जैसी संरचना देखिए, ये ऐसे वाली, इसको स्ट्रक्चर आप लूप ऑफ हेनले होता है। ये वाटर और सॉल्ट को क्या करता है आपकी बॉडी में रीअब्जॉर्ब करके ग्लूकोज में डालता है। इसमें देखिए आपने 180 लीटर छाना था लेकिन 1 से 1.5 लीटर निकालते हैं, क्यों? क्योंकि लूप ऑफ हेनले बाकी सब रीअब्जॉर्ब करके फिर से ब्लड में डाल देता है। इसी वजह से अगर मान लीजिए आपका लूप ऑफ हेनले खराब हो गया, तो लूप ऑफ हेनले खराब हो जाएगा तो बॉडी से वाटर बहुत ज़्यादा निकलेगा, इसको आप बोलेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नाम बीमारी हो जाएगी। और एक हार्मोन की कमी से होती भी है, ADH एक हार्मोन है, इसकी कमी से भी ये दिक्कत हो जाएगी और आप में क्या हो जाएगा, यूरिनेशन ज़्यादा होने लगेगा। इसी को आप, तो लूप ऑफ हेनले जिनमें बड़ा होता है उनमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। कैमल आप याद रखेगा, कैमल देखिए हफ्तों तक, कितने दिनों तक पानी नहीं पीता है, क्यों? क्योंकि लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा है, वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इस वजह से। समझ गए? अगला इसमें डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में वाटर और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जो अच्छी चीज़ें हो जाएंगी आपके ब्लड में फिर से डाल दी जाएंगी, उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। बॉडी से बाहर वही चीज़ निकाली जाएंगी जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, जैसे कि यूरिया। यूरिया अगर आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारी कॉज कर सकता है, इसीलिए उसको बॉडी से बाहर निकालना आवश्यक है। हम लोग यूरिया निकालते हैं इसलिए यूरियोटिलिक, जो अमोनिया निकालते हैं उनको अमोनियोटिलिक बोलते हैं। जैसे कि आपके एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको आप एक्वाटिक, उनमें अमोनिया निकालते हैं। अमोनिया निकालने के लिए, अमोनिया का डिफ्यूज़ करने के लिए भी आपको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी वैसे उपयुक्त नहीं है, इसलिए क्या करेंगे आप, एक्वाटिक एनिमल्स में अगर आएगा तो एक्वाटिक अमोनियोटिलिक होते हैं। बर्ड्स जो होती हैं वो यूरिक एसिड निकालती है, इसलिए आप उसको यूरिकोटिलिक बोलते हैं। समझ में आ रही होंगी आप लोग को ये सब बातें। नेफ्रॉन के बारे में याद, नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कुछ आपके डिजीज़ हैं जो कि आपकी किडनी से संबंधित डिजीज़ हैं, उनके बारे में बात कर लें, है ना। जैसे कि एक डिजीज़ होती है एनीयूरिया। एन का मतलब ही होता है नहीं, जैसे कि एनीमिया मतलब कि ब्लड नहीं, तो एनीयूरिया का मतलब अब्सेंस ऑफ यूरिन, जब यूरिन नहीं होते उसको आप बोलते हैं एनीयूरिया। एक बीमारी है डाइसूरिया। डाइसूरिया का मतलब यूरिनेशन होगा लेकिन पेनफुल यूरिनेशन होगा, दर्द होगा जब यूरिनेशन होगा। अगला है पॉलीयूरिया, आपकी बॉडी में यूरिन ज़्यादा फॉर्म होगा, इसको आप पॉलीयूरिया बोलेंगे। एक होता है नॉक्ड यूरिया। नॉक्ड यूरिया का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेज ड्यूरिंग नाइट, रात के समय आपके यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। अगला है इन्यूरियोसिस। इन्यूरियोसिस का मतलब बेड वेटिंग। ये भैया छोटे बच्चों में आप बीमारी याद रखे होंगे, बेड वेटिंग हो जाती है ना, पता नहीं चलता है, यूरिनेशन हो जाता है, इसको आप बेड वेटिंग बोलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है किडनी स्टोन। आपकी किडनी में क्या हो जाता है, स्टोन डिपॉजिट होने लगता है। आपसे पूछा जाता है वो स्टोन क्या होता है, तो सोडियम और कैल्शियम के क्या होते हैं, ऑक्सलेट होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। समझ गए आप लोग। एक बीमारी है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, आपकी किडनी में, किडनी फंक्शन करना बंद कर दे, किडनी का काम छानना है, छानना बंद कर देगी, तो आपको फिर डायलिसिस करवाना पड़ेगा। और हर वीकली वगैरह जैसे आपकी किडनी काम नहीं उस हिसाब से हम लोग डायलिसिस करवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसी बॉडी के पार्ट के साथ में शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद।